बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं CSS के सिलसिले की अपनी थर्ड वीडियो पार्ट सी अपने वादे के मुताबिक लेके आया हूं। और ये वीडियो जो है एक और अहम तरीन पेपर जिसको हम कंपोजिशन एंड प्रेसी भी कहते हैं या आम ज़बान में हम कहते हैं इंग्लिश कंपल्सरी पेपर, इस पेपर की प्रेपरेशन, ठीक है, और उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है उसके बारे में होगी। इसमें हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है, इसका पेपर पैटर्न कैसा होता है, ठीक है, कैसे चीज़ें पूछी जाती हैं और फिर उनको कैसे तैयार करना चाहिए और फिर आखिर में कैसे उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। बच्चों, जैसा मेरी पिछली वीडियो जो थी वो थी एस्से के बारे में, और आपको पता भी है, मैंने कहा भी था कि एस्से का पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें बहुत लोग फेल होते हैं, ठीक है, और उसकी इसलिए उसके ऊपर मैंने डिटेल से आपको सारे टिप्स बताए जो मेरी अक्ल के मुताबिक थे। ये भी वैसा ही पेपर है। मैं इसको एस्से से कंपैरेटिवली ईजियर समझता हूँ क्योंकि इसके अंदर कॉम्पोजिशन का भी पार्ट है और इसके अंदर ग्रामर का भी पार्ट है, ठीक है। सो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप याद कर सकते हैं, रट्टा लगा सकते हैं, ठीक है, और उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अगर गलत हो जाए, मसलन जैसा इसमें प्रेसी होती है या कंप्रीहेंशन, अगर प्रेसी आपकी गलत है तो समझ लें आपका पूरा पेपर ही गलत है। तो कई लोग तो इसको कहते हैं सिर्फ प्रेसी का पेपर है, हालांकि प्रेसी सिर्फ उसका एक पार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पेपर में इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि इस पेपर की इम्पोर्टेंस क्या, कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कंपोजिशन एंड प्रेसी पेपर। क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्जामिनर आपकी इसमें चेक करना चाहता है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर टू असेस द जर्नल एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। किस चीज़ में जर्नल एबिलिटी? इन हैविंग अ कमांड ओवर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। इसमें बेसिकली वो देखते हैं कि आपकी रीडिंग स्किल और आपकी राइटिंग स्किल कैसी है। नेचुरली इफ़ यू कैन रीड गुड, ठीक है, देन यू कैन राइट गुड एज वेल। सो इट मीन्स के एक अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़, दोनों चीज़ें आपकी स्किल्स देखी जाती हैं कि वेदर अ स्टूडेंट कैन राइट करेक्ट इंग्लिश एंड गुड इंग्लिश और नॉट, ठीक है, वेदर अ स्टूडेंट कंप्रीहेंड्स अ रिटन मटीरियल इन इंग्लिश और नॉट, ठीक है। फिर ही शुड हैव द एबिलिटी टू कंप्रीहेंड डिफरेंट आइडियाज़। नेचुरली उसमें जो पैराग्राफ्स दिए जाते हैं आपको, चाहे वो कंप्रीहेंशन में हो या प्रेसी में हो, तो वो पैराग्राफ्स जो हैं वो बेसिकली चेक करते हैं आपकी कंप्रीहेंशन को कि डू यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, एंड ऑल्सो कैन यू रिप्रोड्यूस इट, यानी देखना। और अब ये जो रिप्रोड्यूस करना है, रिप्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ दैट पैराग्राफ, हाउ मच good you have understood it, how much ability you have to understand it. So ये सारी चीज़ें आपने एक्वायर करनी है। Then you should have command over parts of speech, यानी इस पेपर के लिए parts of speech, usage of tenses, ठीक है, structure and vocabulary, ये सारी चीज़ों का in order to show your skill in writing good English, in understanding good English, in reproducing good English and even इन करेक्टिंग गुड इंग्लिश। सो ये सारी चीज़ें इस एक पेपर में, सो ये पेपर ऐसे के पेपर से काफ़ी मुख्तलिफ होता है बच्चों, और इस सेंस में काफ़ी मुख्तलिफ होता है कि इसमें उनका जो टारगेट है वो ज़रा डिफरेंट हो जाता है, यानी व्हाट दे वांट टू सी इज़ अ बिट डिफरेंट। इसमें थोड़ा सा स्कोप है कि एक स्टूडेंट थोड़ी मेहनत करे, थोड़ा टेक्निकली इसको हैंडल करे, और इस पेपर में प्रैक्टिस बहुत फ़ायदेमंद होती, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि इसका सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस पेपर में पूछी जाती हैं और उनका टेक्निक क्या होती है पूछने की, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेसी राइटिंग, कि प्रेसी राइटिंग का आपको सबसे पहला सवाल इस चीज़ का होता है, और ये पैराग्राफ जो है, अब ये पहले सवाल का मतलब ये नहीं कि आपने सबसे पहले ये करना है, आप जहाँ मर्ज़ी करें, और फिर मैं इसकी टाइमिंग की भी आपको बताऊंगा कि इसको आपने किस तरह, इसकी तकसीम किस तरह करनी। तो कंप्रीहेंशन जनरली एक पैराग्राफ होता है, ठीक है,
और उसके 20 मार्क्स होते हैं, जिसमें 15 मार्क्स प्रेसी के हैं और 5 मार्क्स जो हैं उसके टाइटल के हैं। यानी इसमें टाइटल कंपलसरी होता है, लाजमी देना होता है, और उसके 5 नंबर होते हैं। इट इज़ बेसिकली अ केयरफुली सिलेक्टेड पैसेज टू रिप्रोड्यूस इन ए प्रिसाइज मैनर। यानी एक बड़ा केयरफुली सिलेक्टेड पैसेज होता है। इट कैन बी एन इशू, इट कैन बी अ डिस्कशन, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। इट कैन बी सम मॉडर्न एक, ठीक है। लेकिन वो एक पैराग्राफ जो होता है नेचुरली इट्स बेस्ड ऑन अ कंप्लीट थाट, ऑन अ कंप्लीट आइडिया। ये नहीं होता कि उसमें मुख्तलिफ सेंटेंसेस होंगे और सारे डिफरेंट होंगे, नो। एक कंप्लीट थाट का पैराग्राफ होता है, ना ज़्यादा मुश्किल होता है ना ज़्यादा आसान होता है। नेचुरली आप कह लो कि बीए लेवल से ऊपर होता है, ठीक है, या लेकिन शायद लिटरेचर से थोड़ा सा इजी होता हो या उतना उस लेवल का हो, मास्टर्स लेवल का होता है, ठीक। और उसमें वो देखते हैं कि कैन यू रिप्रोड्यूस इट इन एटलीस्ट 1/3 ऑफ दैट पैराग्राफ। तो इसमें स्टूडेंट्स की लैंग्वेज भी चेक की जाती है, सब कुछ चेक किया जाता है, रिप्रोड्यूस करने की स्किल भी देखी जाती है, ये सारी चीज़ें जज की जाती। तो प्रेसी का जो क्वेश्चन है, कहने को तो 15 नंबर की प्रेसी है या 20 नंबर का सवाल है, लेकिन बच्चों ये पूरा एक सोल है, हार्ट है ऑफ द होल यू कैन से पेपर। अगर हम इस पेपर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना, तो इसके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, जो मैं इनको अलग कर देता हूँ, जिनमें आपका ज़्यादा कंप्रीहेंशन और रिप्रोडक्शन चेक होनी है, वो है प्रेसी, कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज और ट्रांसलेशन। 50 नंबर तो इनके हैं। बाकी 50 नंबर जो है वो यूजेज है एंड नॉलेज है, ग्रामेटिकल यूजेज है, और वो 50 नंबर है जिसमें अगर बच्चा मेहनत करे, थोड़ी जान मारे, तो 40 नंबर भी ले सकता है। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। नंबर 2 पे आता है रीडिंग कंप्रीहेंशन। फिर इट्स ए 20 मार्क्स क्वेश्चन, अ केयरफुली सिलेक्टेड पैराग्राफ होता है दैट इज़ रिच इन सेंटेंस एंड कैरीज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट। फिर उसका कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट, दोनों का कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस कंटेंट को वो देखना क्या चाहते हैं कि डू यू अंडरस्टैंड इट, व्हेन यू रीड इट डू यू अंडरस्टैंड इट, एंड फिर नीचे फर्स्ट यू हैव टू जस्ट रीड इट, अंडरस्टैंड इट, और फिर नीचे उसके 4-5 क्वेश्चन होते हैं, अमूमन 5 होते हैं 4-4 नंबर के, एंड यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। अब उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो आगे चल के देखते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में वो आपको या तो 10 इंडिविजुअल सेंटेंसेस दे देते हैं, 10 इंडिविजुअल सेंटेंसेस और अ पैराग्राफ कंप्राइजिंग 10 sentences. It can 10 sentences of one complete thought. So it depends on the examiner कि वो आपको इंडिविजुअल 10 sentences दे दे या एक पैराग्राफ कंप्लीट दे। ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो एक कंप्लीट थॉट पे होता है, लेकिन वो 10 sentences देते हैं। और रिक्वायरमेंट क्या होती है कि ये ना करे कि स्टूडेंट वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करना शुरू कर दे, बल्कि ईडियोमेटिक ट्रांसलेशन करे। अब वो कैसे स्किल उसको हासिल करनी है उसको भी आगे चल के देखते हैं। अभी हम सिर्फ 2 चीज़ें देख रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या है और उसका पेपर पैटर्न क्या है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का 20 मार्क्स का वो जो सबसे पहले उन्होंने ले लेना है पेपर, उसमें जो चीज़ें आती हैं उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं, ठीक है। उसमें क्या चेक की जाती है, सिर्फ आपकी वोकैबुलरी, क्योंकि उसमें तो आपने कुछ लिखना नहीं है, आपने सिर्फ सिलेक्ट करना है और टिक कर देना है, ठीक है, या सर्कल कर देना है, तो वो सिलेक्ट की जाती है। प्लस उसमें ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स होती है। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स जो है उसमें देखते हैं कि स्टूडेंट्स कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को कंप्रीहेंड करता है, और ग्रुप्स जो हैं वो अपने कॉन्टेक्स्ट में मिलाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे डॉक्टर है और एक डॉक्टर का इमेज होगा और एक साथ स्टेथोस्कोप होगा, तो समझ आ जाएगा कि ये इसका मतलब है कि डॉक्टर और उसके साथ उसका टूल, ठीक है। और नीचे जो ऑप्शंस दिए होंगे उनमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगी, 2 ही चीज़ें होंगी, पेयर्स ही होंगे, लेकिन उनमें कोई एक पेयर ऐसा होगा जिसमें टूल होगा और साथ टूल को यूज़ करने वाला होगा और आपको जज करना होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नॉट सो डिफ़िकल्ट, लेकिन फिर चूँकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है इसमें आप 20 आउट ऑफ 20 भी ले सकते हैं। इसमें ये वो चीज़ें हैं बच्चों जिनको अक्सर मैंने जो अपने तजर्बे से ज़िंदगी में नोट किया है और CSS वालों को पढ़ा के भी नोट किया है कि बच्चे, और ये पेपर मैं ख़ुद पढ़ाता रहा हूँ, ठीक है, अभी भी पढ़ाता हूँ, यही मेरा पेपर है। और इस पेपर में मैंने जो चीज़ नोट की है कि बच्चे ऐसे में इतना डूब जाते हैं ऐसे के पेपर में कि इस पेपर को
उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, इजी ले लेते हैं, हालांकि उनको ये नहीं पता कि यही पेपर है जिनमें बहुत अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं। मुझे याद है मेरी एक स्टूडेंट है, उसने 70+ मार्क्स लिए थे इस पेपर में, ठीक है। सिर्फ क्योंकि उसने इसको इजी नहीं लिया था, उसने पूरी मेहनत की थी और 70+ इसमें लिए थे, 50 मार्क्स उसके ऐसे में आए थे, ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर स्टूडेंट इसमें कोशिश करे तो इसमें ऐसे से ज़्यादा नंबर और बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। एफर्ट करना है, मेथोडिकली एक्सरसाइज वर्क होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, कुछ चीज़ों को कंप्रीहेंड करना है, वो सारी मैं आज डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक। उसके बाद आ जाता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। तो 20 नंबर के तो हो गए MCQs, ठीक है। उसके बाद करेक्शन ऑफ एरर्स, ये ज़रूर आते हैं, 10 नंबर के होते हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। इसमें एक रॉन्ग सेंटेंस होता है और आपको नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, या आपको उसको करेक्ट करना होता है, रीराइट करना होता है, ठीक है। या ऑप्शंस अगर वो MCQs में दे दें तो ऑप्शंस में देंगे, अगर वैसे देंगे तो यू हैव टू रीराइट इट, यानी रॉन्ग सेंटेंस ज़्यादातर जो आता है कि यू हैव टू रीराइट इट। तो 10 मार्क्स का ही होता है। इसमें वो क्या चेक करते हैं, आपकी वोकैबुलरी भी चेक कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं, बेसिक यूजेज चेक कर सकते हैं, बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल चेक कर सकते हैं, टेंसेस का इस्तेमाल चेक कर सकते हैं, आपके पर्टिकुलर सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे बोले जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे बोले जाते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों इसमें चेक की जाती है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग एज वेल, ठीक। कैसे इसको तैयार करना है फिर आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं पेयर्स ऑफ वर्ड्स और इडियोमेटिक फ्रेजेस। तो पेयर्स ऑफ वर्ड्स और इडियोमेटिक फ्रेजेस जो है ये नेचुरली ये वो चीज़ें जो रट्टा लगानी पड़ती हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स आपको 5 पेयर्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है इनको कन्वर्ट करें इनटू सेंटेंसेस, या 5 to 10 आपको इडियम्स दे दिए जाते हैं, इडियोमेटिक फ्रेजेस, और आपको कहा जाता है कि इनको सेंटेंस में कन्वर्ट करें। और सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें उसका जो मीनिंग है वो बहुत क्लियर हो, वाज़े तौर पे। पेयर्स ऑफ वर्ड्स आपको पता है बिल्कुल के एक जैसे अल्फाज होते हैं, जैसा वीक और वीक, ठीक है, कि उनमें एडवाइस और एडवाइस के अफेक्ट और इफ़ेक्ट इस तरह के वर्ड्स होते हैं। तो मैं सिंपल बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ ज़रा मुश्किल होते हैं। लेकिन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका साउंड एक जैसा होगा, प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होगी, देखने में एक लगेंगे, लेकिन वो होंगे डिफरेंट, मीनिंग भी डिफरेंट होगा उनका। तो यू हैव टू जस्ट, यू डोंट नीड टू राइट द मीनिंग, यू जस्ट नीड टू राइट अ सेंटेंस दैट कम्युनिकेट्स द राइट मीनिंग, ठीक। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स जो है, इसमें एक आपको अनमार्क्ड पैराग्राफ दिया जाता है, 3-4 लाइंस का पैराग्राफ होता है जिसमें जिस टोटली अनमार्क्ड, आपको पता नहीं चलता कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ, इसमें कितने सेंटेंसेस हैं। सो यू हैव टू एक्वायर दैट टेक्निक, और वो फिर प्रैक्टिस से आती है कि आप जुमला पढ़ें और आपको पता चले यहाँ जुमला ख़त्म हुआ है। आपको डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं, जो ख़ास तौर पे बहुत कॉमन हैं, मसलन फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ इंटरोगेशन, इन सब का आपको पता होना चाहिए, इनके यूजेज का। फिर इवन इन्वर्टेड कॉमर्स का आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का यूजेज है, एंड इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इसलिए कि तो इंटर लेवल पे हम पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब इट्स नॉट एज डिफ़िकल्ट अ थिंग कि बच्चा जो है वो नहीं कर सकता, और ये अच्छे भले नंबर आपको दे देता है, ठीक है। अमूमन ये 5 मार्क्स का आता है। उसके बाद एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब ये ज़रूरी नहीं कि दोनों आएँ, या एक्टिव पैसिव आ जाएंगे, आपको एक्टिव सेंटेंसेस दिए जाएंगे, कहा जाएगा उनको पैसिव में कन्वर्ट, ये मिक्स होंगे। There would be some active sentences, they would ask you to convert them into passive, or they would be passive sentences and you would be supposed to convert them into active. In the same way, direct indirect में they'll ask you direct, they'll give you a direct sentence और उसको indirect में convert करें, या indirect देंगे उसको direct में convert करें। कभी कभी इसमें पैराग्राफ भी दे देते हैं, कि पैराग्राफ एक दे देते हैं और कहा जाता है कि इस पैराग्राफ को कन्वर्ट करें। ये जो ग्रामर का पोर्शन है, फर्स्ट 50 जो है कंपोजिशन, प्रेसी, कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, ये तो लाजम है 50 नंबर का। बाकी जो 50 नंबर हैं इनमें स्लाइट वेरिएशन आती है। मसलन आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी एरर्स भी उसमें डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है, वो उसकी चॉइस होती है,
20 मार्क्स के, और बाकी जो 30 मार्क्स है उसमें देखो ना कितनी चीज़ें मैंने आपको कहा था, कॉमन एरर्स वो ज़रूर आते हैं, उसके अलावा उसमें पंक्चुएशन आ सकती है, उसमें एक्टिव पैसिव आ सकता है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ सकता है, उसमें पेयर्स ऑफ वर्ड्स आ सकते हैं, उसमें इडियोमेटिक फ्रेज है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो नहीं आएंगी। सो ये हर पेपर में स्लाइटली चेंज आती रहती है, बट यू हैव टू प्रिपेयर देम ऑल। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उनको प्रिपेयर ना करें, यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक, सो ये पेपर जिसका टाइटल ही क्या है कि इट्स कंपोजिशन, यानी टू नो हाउ टू कंपोज, एंड कंपोज मीन्स हाउ टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, एंड प्रेसी कि हाउ टू मेक थिंग्स प्रिसाइज, नाम इसका ही रखा हो, लेकिन हम आम जुबान में इसको कहते हैं ये कंपल्सरी पेपर है। इसका एक ऐसे का पेपर है, ये इसका कंपल्सरी पेपर है। ठीक, अब हम आ जाते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू प्रिपेयर एंड अटेम्प्ट। प्रिपेयर कैसे करना है एक क्वेश्चन को, ईच क्वेश्चन, और अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि नेचुरली एक्शन का रिएक्शन होना है, और एक्शन है आपकी प्रैक्टिस, आपने कितनी प्रैक्टिस की है और कितनी अच्छी प्रेपरेशन है, और अटेम्प्ट इज योर यू कैन से रिएक्शन। ठीक, इसमें अगर हम सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पेपर को ले लेते हैं, और वो है बच्चों प्रेसी राइटिंग। अब प्रेसी राइटिंग को प्रिपेयर करने के लिए ये बहुत ध्यान से सुनना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा मुसीबत का बायस भी स्टूडेंट्स के लिए बनता है कि प्रेसी राइटिंग के लिए कि इन ऑर्डर टू हैव ए कमांड ओवर प्रेसी राइटिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको आनी चाहिए। कहता है रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर रीडिंग जो है दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। चाहे वो डॉन लें, आप पाकिस्तान ले लें, आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लें, टाइम्स ले लें, आप जो है वो द रिपोर्टर्स ले लें, कोई भी ले लें, इंग्लिश का न्यूज़पेपर की हैबिट डालनी पड़ेगी। जिस तरह एसए के पेपर में कहा था कि इंग्लिश, आप जो एसए के पेपर में प्रैक्टिस करते हैं वो यहाँ भी मदद देती है। एटलीस्ट वहाँ हम जब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ें, तो इसमें भी न्यूज़पेपर्स पढ़ें। ठीक, तो इसमें यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स ऑन डेली बेसिस, ठीक है, एंड इम्प्रूव योर रीडिंग कंप्रीहेंशन, क्योंकि जितना आप रीडिंग करेंगे उससे आपकी रीडिंग कंप्रीहेंशन बढ़ेगी। फिर ट्राई टू अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, एक रजिस्टर बनाएं। जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप अखबार में पढ़ते हैं, फ़र्ज़ करें आपने डॉन लगवा ली है या 2 अखबारें लगवा ली, एक डॉन और द रिपोर्टर्स, आप उसकी मेन फर्स्ट फ्रंट पेज की न्यूज़ सिर्फ पढ़ा करें, फ्रंट क्योंकि, और इसके एडिटोरियल, ये 2 ही बस पेज, फ्रंट मेन न्यूज़ और एडिटोरियल, क्योंकि इसमें आपकी कोई वो नॉलेज तो उन्होंने देखना आपका कि आपको खबरें आती हैं, यानी कि करंट अफेयर्स तो है नहीं है ये, इसमें तो उन्होंने देखना अंडरस्टैंडिंग। तो उसको पढ़ें हर रोज़। आप जितने वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, अगर फ़र्ज़ करें आप एक आर दे रहे हैं डेली, तो आप जितने वर्ड्स उसमें डिफ़िकल्ट हैं उनको अंडरलाइन करें और उस रजिस्टर पे नोट करें, साथ उनके मीनिंग्स नोट करें, और अगर बहुत बेहतर हो तो गूगल से उसका सेंटेंस भी नोट करें कि सेंटेंस इसका ये बन सकता है, एग्जाम्पल भी नोट करें। रोज़ के जितने जुमले आपके बने, मसलन रोज़ के आपने पढ़ा है तो फ़र्ज़ करें आपको 20 वर्ड्स आए हैं, अगले दिन देखिएगा 19 हो जाएंगे, उससे अगले दिन 18 हो जाएंगे, पहले दिन हो सकता है बहुत ज़्यादा हों, फिर आहिस्ता 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 कम, और फिर कोशिश करें कि डेली बेसिस पे उनको जितने रोज़ याद करें, लिखें, उनको उसी दिन याद करें, उसी वक्त याद करें, उसी दिन रात को याद करें, और उनको आप अपनी आम यूजेज में प्रोड्यूस करें, उनको रिप्रोड्यूस करते हैं, जब चीज़ें रिप्रोड्यूस करते हैं उधर उनको यूज़ करें, उनको वर्ड्स को। किसी दोस्त के साथ अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, ग्रुप में प्रेपरेशन कर रहे हो, तो फिर दोस्त काम बांट ले कि भाई आज मैंने ये 20 वर्ड्स हैं, मुझसे सुनो, इनके मीनिंग भी सुनो और इनका यूजेज भी सुनो। सो इस तरह आप अपनी वोकैबुलरी जो है वो डेली बेस पे इंप्रूव करते रहेंगे। और अगर आप सोचो, जैसा मैंने पिछली वीडियो में फर्स्ट वीडियो में, ये सी वीडियो हमारा, ये पार्ट सी है, पार्ट ए में मैंने जो कहा था कि आपको 1 साल ज़रूर देना चाहिए। तो अगर आप 1 साल इसकी प्रैक्टिस करते रहें, ये रीडिंग की, न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर 6 महीने भी अगर आप पढ़ते रहे तो ये बहुत फ़ायदा देते हैं आपको। तो ये ठीक, उसके बाद वोकैबुलरी को जब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, फिर प्रैक्टिस करें रीप्रोड्यूस करने की, कि उस चीज़ को मतलब अपने फ़र्ज़ करें एक न्यूज़ पढ़ी है, फ़र्ज़ करें वो एक पैराग्राफ था, पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, और उस पैराग्राफ को रिप्रोड्यूस करें अपनी इंग्लिश में, और करके फिर किसी हायर अथॉरिटी को, यानी किसी बड़े भाई को जो एक्सपर्ट हो इस काम में, या कोई आपका कॉम्पिटेंट टीचर हो जो एक्सपर्ट टीचर हो, इंग्लिश का टीचर हो, उसको आप डेली बेस पे जाकर, डेली नहीं जा सकते आप, 2, 3, 4 पैराग्राफ करके फिर जाके दिखाएं।
एडिटोरियल कॉलम्स पढ़ें, उसका पूरा कॉलम पढ़ के उस कॉलम को फिर रिप्रोड्यूस करें, कोशिश करें। फिर उनमें दो चीज़ें करें, एक है ट्राई टू रिप्रोड्यूस इट इन योर ओन वर्ड्स, एक है लंबे एडिटोरियल कॉलम पढ़ के एडिटोरियल, और उनको आप प्रिसाइज करके लिखने की प्रैक्टिस करें। आप जितना उसको प्रिसाइज करके लिखने की प्रैक्टिस करोगे वो आपकी प्रेसी में काम आएगा। सो देखो, इसमें तीन चीज़ें आ गई। नंबर एक, आपने अपनी कंप्रीहेंशन एबिलिटी को इम्प्रूव करना है, और वो किस तरह होगी? जितनी रीडिंग करोगे, साल पूरा रीडिंग करते रहो, जो कुछ करोगे। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हर पेपर आपका जो है वो एक कंप्रीहेंशन का ही पेपर है। बेसिकली यू हैव टू कंप्रीहेंड। ऐसे का पेपर भी, हर पेपर में आपने एक चीज़ को समझना है, और इस पेपर में तो बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंशन की ज़रूरत है। ठीक, उसके बाद किसी टीचर से चेक करवाएं। तो इस तरह आप अपनी जो तीन चीज़ें याद रखें आपने इसकी करनी है कि एक, आपने अपनी कंप्रीहेंशन इंप्रूव करनी है, नंबर टू, आपने अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, और तीसरी, रीप्रोड्यूस करने की एबिलिटी इंप्रूव करनी है। रीप्रोड्यूस के लिए एक और तरीका ये भी हो सकता है कि आप पास पेपर्स ले लें। पास पेपर्स में जो प्रेसीज आई हुई हैं उनको रिप्रोड्यूस करके किसी टीचर को चेक करवाएं। सो इस चीज़ से साबित क्या हुआ बच्चों? इस चीज़ से साबित ये हुआ कि सारा प्रैक्टिस का काम, इसमें नॉलेज प्लस यूजेज दोनों चीज़ें पैरेलल चलनी चाहिए। आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, प्रेसेस पढ़ के समझ भी रहे हैं, अंडरलाइन भी कर रहे हैं, वोकैबुलरी बना रहे हैं, लेकिन रीप्रोड्यूस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी हार्मफुल। सो आपको अपने रीप्रोड्यूस भी उसको करना है। सो रीप्रोड्यूस, रीराइट करें उनको। फिर ये भी हो सकता है, सबसे बेस्ट तो ये है कि पास पेपर्स है, कम से कम 10 to 20 ईयर्स के प्रेसिस जो है, 20 ईयर्स का मतलब 20 प्रेसिस जो है प्रैक्टिस करें। उसके अलावा न्यूज़ पेपर्स में से न्यूज़ लेके करें, एडिटोरियल कॉलम्स में से एडिटोरियल कॉलम्स, वैरायटी कर लेना। हफ्ते में आप रख लें, मसलन एक दिन आपने फर्ज कर इसकी, और ये डेली प्रैक्टिस वाली चीज़ें, आपने एक दिन जो है किसी न्यूज़ की को रिप्रोड्यूस किया, एक दिन आपने किसी एडिटोरियल कॉलम को किया, किसी दिन आपने पास्ट पेपर को कर लिया। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। कभी को आप आर्टिकल किसी मैगजीन में पढ़ रहे हैं, उसको कर लिया, लेकिन जब करें सिर्फ करके छोड़ नहीं देना, गेट इट चेक्ड बाय सम अथॉरिटी। ठीक है, सो फिर छोटे छोटे आर्टिकल्स, जिस तरह मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि आप अपने ऐसे के पैराग्राफ्स बनाने के लिए आप शॉर्ट जो CSS और PMS की जो बुक मिलती है, जिनमें शॉर्ट ऐसेज होते हैं 3-3, 4-4 पेजेस के, उनको लेके, अगर 3-4 पेज का एक ऐसे है, पूरा ऐसे आप पढ़ें। ऐसे पढ़ने के बाद उसको फिर उसमें वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करें, सब कुछ करके कोशिश करें उन वर्ड्स का मीनिंग्स लें, और फिर उस ऐसे को प्रोड्यूस करें एक पेज में। अगर वो ऐसे फ़र्ज़ करें 3-4 पेजेस का टोटल किया था, आपने देखा 1000 वर्ड्स का है, तो आप उसको 300 वर्ड्स में कन्वर्ट करें, यानी एक पेज में, 1.5 पेज में कन्वर्ट करके फिर टीचर को चेक कराएंगे, सर ये देखें, ये फलाना ऐसे मैंने पढ़ा है, और ऐसे देखें। मकसद एक ही है आपका कि तीन चीज़ें आपकी प्रैक्टिस हों। नंबर 1, कंप्रीहेंशन, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैराग्राफ, इसमें सिर्फ तीन चीज़ें देखी जाती है। नंबर 2, आपकी वोकैबुलरी, हाउ सो दैट, और वोकैबुलरी क्यों चेक की जाती है? देखा ही जाता है कि जो वर्ड हमने दिया है क्या इसने वही दोबारा यूज़ किया है, और अगर वही यूज़ किया तो उसकी कोई वर्थ नहीं है। अगर आपने चेंज करके किया, और जो चेंज करके किया है वो कितना खूबसूरत लफ्ज़ है, कितना अच्छा लफ्ज़ है। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने एक मुश्किल लफ्ज़ दिया आप उससे भी ज़्यादा मुश्किल दे रहे हैं, नहीं, आप आसान वर्ड दें। लेकिन, और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बच्चों है वो है दैट इज़ कि रिप्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस करना, और उसके लिए यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। शुरू में आप करोगे, बेशुमार गलती होंगी, कोई बात नहीं, करते जाएं, करते, हो सकता है 1 महीना 2 महीना आपसे गलतियाँ ही होती जाएं, और उसके बाद फिर वंस यू विल स्टार्ट कमिंग ऑन द राइट ट्रैक, वंस यू विल स्टार्ट डूइंग इट करेक्टली, फिर दिन ब दिन वो करेक्ट जो है वो आपका बेटर से बेटर होता जाएगा। ठीक, ये तो थी चीज़ें कि जो आपने प्रेसी को प्रिपेयर कैसे करना है। देखिए, मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, टिप्स। अब आ गया पेपर, आ गया, अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट करना एक अलग आर्ट है, ठीक है, और इसमें सबसे खूबसूरत जो मेथड होता है वो होता है कि इसका ड्राफ्ट बनाया जाए, यानी आप इसका पहले एक रफ स्केच बनाएं, रफ के बाद एक नीट बनाएं। कई टीचर्स तो, बल्कि कई बुक्स तो ये कहती हैं, या कई टीचर्स कहते हैं कि आप एक स्केच नहीं, 2-2 स्केच बनाएं रफ, और फिर तीसरा रफ। कई स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्टली प्रेसी लिखनी शुरू करते हैं, तो बच्चों मत करें। देखो, एक चीज़ याद रखो,
जो आपकी पेपर की तकसीम है ना, अगर आप गौर से देखें तो आपके पास 1.5 घंटा है, यानी 1.5 घंटा है प्रेसी और कंपोजिशन के लिए, कंप्रीहेंशन के लिए, और कंप्रीहेंशन में 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। तो साबित हुआ घंटा है प्रेसी के लिए। आप टाइम को बड़ा खूबसूरत तरीके से 1.5 घंटा, आप ये देख लें कितने मिनट्स हो गए आपके, ये मिनट्स हो गए आपके 90। ट्रांसलेशन के लिए आपको मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स चाहिए, 10 सेंटेंस है तो 90 और 100 110 मिनट्स हो गए। अभी भी आपके पास 70 मिनट्स बाकी हैं। अगर आपने 90 मिनट्स प्लस 20 110 मिनट्स अगर आपने 50 मार्क्स के पेपर को दे दिए हैं तो 70 मार्क्स हैं। अब उसमें देखो ना, मसलन जो ऑब्जेक्टिव है 20 ऑब्जेक्टिव है तो 20 मिनट भी नहीं लगते, 10 मिनट में हो जाते हैं। ठीक है, वो 10 मिनट का उसमें टिक करना है आपने, और अगर टिक आता है तो वो तो फ़ौरन हो गया, तो आप उसको 10 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर करेक्शन है 10 सेंटेंसेज हैं, अगर आते हैं तो 10 मिनट में हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा 15 मिनट ले लेंगे। ठीक है, 15 मिनट आप इसके जमा कर लें, 10 मिनट उसके कर लें, कितने हो गए 25 मिनट हो गए, 70 मिनट में से 25 हो गए। फिर आपको फ़र्ज़ करें पेयर्स ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, आपको उसके 10 जुमले बनाने पड़ते हैं, 10 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लगा लें उसके, 25 और 15 कितने हो गए 40 मिनट हो गए, अभी भी 30 मिनट आपके पास। सो इट्स एम्पल टाइम। मैंने नहीं कभी देखा कि स्टूडेंट, जब मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ स्टूडेंट्स को और मैं उनके टेस्ट भी लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को इसके लिए 3 आवर्स इज़ इनफ। ऐसे में भी इनफ है, मैंने आपको कहा था ना, ऐसे में अगर आप 1 घंटा भी अपना प्रिपरेशन पे लगा दें, उसकी अपनी एक आउटलाइन और इन चीज़ों पे, तो 2 घंटे बहुत होते हैं ऐसे लिखने के लिए। इसी तरह इधर आपने एक टारगेट सेट कर लेना कि मैंने 1.5 घंटा प्रेसी और कंप्रीहेंशन को देना है, और 1.5 घंटे में से 1 घंटा प्रेसी को देना है, क्योंकि ये प्रेसी है जिसने मुझे कामयाब करना है। और आप देखिएगा बाद में एट द एंड आपके पास 10 मिनट बच ही जाएंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस मांगते हैं। करेक्शन में आपने क्या करना है, उसी जुमले को रिप्रोड्यूस करना है, ठीक करना है। अगर आपको फ़ौरन एरर मिल गया है तो 1 मिनट भी नहीं लगना। मैंने तो 15 के 20 मिनट बनाए हैं कि 20 मिनट लगा लो, और 10 मिनट भी नहीं लगने। मतलब पंक्चुएशन आई है तो पंक्चुएशन अगर आपको समझ आ गई है, छोटा सा पैराग्राफ होता है 2-3 लाइनों का, आप उसको जब करते हैं तो इट टेक्स 5 मिनट्स, आप 10 मिनट्स लगा लो, फिर भी 70 मिनट बहुत होते हैं। सो यू हैव 90 मिनट्स फॉर प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन, you have 20 minutes for translation which is enough। कितने हो गए 90 and 20 110, still you have 70 minutes left, और वो 70 minutes are more than enough for the remaining paper। so इसमें कभी घबराना नहीं है, तसल्ली से पेपर करें, प्रेसी पे पूरी तवज्जो दें। अब क्या तवज्जो देनी है, क्या करना है, अब ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज़ है कि प्रेसी को रीड द गिवन पैराग्राफ, जो पैराग्राफ आपको दिया गया है, कंप्लीटली एंड केयरफुली एट लीस्ट 3 टाइम्स, 3 दफ़ा कम अज़ कम उस पैराग्राफ को जो है वो आप पढ़ें 3 टाइम्स, एंड गेट द रियल आइडिया ऑफ द पैसेज। मैं कहता हूँ 3 टाइम्स क्या, आप 4 टाइम्स पढ़ें, 5 टाइम्स पढ़ें, 6 टाइम्स पढ़ें, डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ पढ़ें उसको, और पूरा उसका जो क्रक्स है, पूरा जो आइडिया है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, किस टॉपिक पे लिखा गया है, लोकल टॉपिक है, नेशनल इशू है, कोई इंटरनेशनल इशू है, या जर्नल एक इमेजिनेटिव पैराग्राफ है, लिटरेचर के ऊपर है, किसके ऊपर है, फिलॉसफी के ऊपर है, रिलीजन के ऊपर है, किस टॉपिक के ऊपर है, किसी बर्निंग इशू कोई एक है, मॉडर्न एक है, वट एवर इट इज़, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट थिंग इज़ कंप्रीहेंशन। मैंने 3 चीज़ें आपको कहा, कंप्रीहेंशन, वोकेबलरी एंड देन the reproduction। so comprehension is the most important thing। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी comprehension। ठीक है, once you have understood the paragraph, 2 दफ़ा पढ़ लिया, 3 दफ़ा पढ़ लिया, now पर्टिकुलर सेंस में उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करें। अंडरलाइन क्यों करने हैं, क्योंकि आपने अंडरलाइन इसलिए उनको करना है कि वो हाईलाइट हो जाए कि ये वो वर्ड्स हैं या कोई फ्रेज़ ऐसा कि जिसको मैंने दोबारा रिपीट नहीं करना, मैंने इसका मुतबादल लिखना है, इसका सिनोनिम लिखना है, मैंने डिफरेंट वर्ड्स में लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक, तो दूसरी चीज़ ये है कि अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ठीक है, उधर ही पैराग्राफ में रहें, बस उनको अंडरलाइन करें ताकि हाईलाइट हो जाएं कि दीज आर द वर्ड्स अबाउट विच आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब हम आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक पर। आप ये प्रिज्यूम कर लें,
और ये बहुत कामयाब टेक्निक है। इसमें ये अब आप करने लगे एक रफ ड्राफ्ट बनाने लगे, कंप्रिहेंशन हो गई, समझ आ गई, डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी अंडरलाइन हो गए। अब आपने उसके क्या करने हैं कि पॉइंट्स बनाने हैं पैराग्राफ के, पैराग्राफ में ही पॉइंट्स बनाने हैं कि ये इसका पहली बात, हर बात एक पॉइंट है। अब वो बात एक जुमले की भी हो सकती है, छोटी लेवल पे हो, बीए लेवल का या इंटर लेवल का, या जो हम ओ लेवल वगैरह को कराते हैं तो उसमें कई दफ़ा एक जुमला एक बात होती है, अगला जुमला उसी से रिलेटेड दूसरी बात होती है। लेकिन इस लेवल पे, सीएसएस लेवल पे हो सकता है कि वो इससे ज़्यादा हो सकता है, कई दफ़ा 2 जुमले 3 जुमले। सो आप देखिए, आप फर्ज कर समझते हैं कि पहला जुमला जो है इसका एक बात है, तो आप उस पहले जुमले को ब्रैकेट कर लें और उसको नंबर दे दें नंबर 1। अगर आप फिर अगला जुमला देखें, अगर आप समझते हैं ये तो वही बात है, उसी की बात की कॉन्टीन्यूटी है, तो फिर उसको भी उसमें शामिल कर लें, वो ब्रैकेट ख़त्म कर दें जो एंड किया था, और अगले जुमले को भी शामिल करके ब्रैकेट कर दें, और नंबर तो आपने दे दिया हुआ है 1 नंबर। तो आपका एक जुमले का 1 नंबर हो सकता है, 2 जुमलों का 1 नंबर हो सकता है, 3 जुमलों का 1 नंबर हो सकता है। इस तरह आप उसके पॉइंट्स बनाते जाओगे। अब फ़र्ज़ करें पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बन गए हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं लंबा पैराग्राफ था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा ऑथेंटिक था, उसके 10 पॉइंट्स बन गए। हर नई बात एक पॉइंट है, कॉन्टेक्स्ट तो एक है, टॉपिक एक है, लेकिन एक टॉपिक, जब मैं कोई एक टॉपिक होगा तो एक टॉपिक में मैं देखो ना, एक जैसे आपको लेक्चर दे रहा हूँ, एक टॉपिक है, लेकिन एक टॉपिक में एक बात के बाद को मैं नई बात भी तो शुरू करता हूँ, आपको उसमें पता चल जाएगा ये नई बात। इसी को कंप्रीहेंड करना ना। अब ये भी पूरी एक आर्ट है, और इसीलिए आप अगर फ़र्ज़ करें, जैसे मैंने कहा ना 1 घंटा प्रेसी को दें, आप 30 मिनट्स इन कामों पे भी लगा दें और 30 मिनट्स बाद में प्रेसी लिख लें। प्रेसी तो जो फाइनल ड्राफ्ट है वो तो 15 मिनट में, 10 मिनट में लिखा जाना है। फाइनल ड्राफ्ट तो 10 मिनट, क्योंकि तो आपने ड्राफ्ट में से और ड्राफ्ट लिखना है आपने एंड वाले पेजेस पे, उसके ऊपर लिखना है रफ ड्राफ्ट, ठीक है, और उसके अपने आंसर शीट है बैक साइड के ऊपर लिखें रफ ड्राफ्ट, और रफ ड्राफ्ट नंबर फ़र्ज़ करें फर्स्ट, और आप पहला पॉइंट वो पॉइंट वाइज लिखने हैं। अब लिखना है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 की उसको आपने फिर क्या करना है, सबसे पहले आपने सारे पॉइंट्स जो हैं वो बना लेने हैं। ये नहीं करना कि पॉइंट 1 बनाया था उसके पॉइंट 1 के, नो, फर्स्ट मेक ऑल द पॉइंट्स। क्योंकि कई दफ़ा होगा आप मैंने कहा ना, फ़र्ज़ कर लें कि एक जुमला एक पॉइंट है, लेकिन आप फ़र्ज़ करें कि जब आप एक पॉइंट पे ख़त्म होते हैं तो अगला जुमला शुरू करते हैं, तो अगला वो तो बिल्कुल वही बात है, उसी बात का अगला हिस्सा है। तो इसका मतलब है कि आपको देखने में लग जाता है कि ये दोनों मिलके एक बात बन सकती है, तो फिर आप दोनों को मिला लें। अगर आप तीसरा जुमला पढ़ते हो और लगता है ये भी वही चीज़ है, तो फिर अगर आप समझते हैं कि 3 जुमले मिलकर एक पॉइंट बनता है तो उसको भी मिला लें। नहीं तो एक जुमला तो है, वो तो है ना, वो तो 100% है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मेक ऑल द पॉइंट्स। वंस यू हैव मेड ऑल द पॉइंट्स, देन मेक अ रफ प्रेसी। उनको एक एक पॉइंट की प्रेसी बनाओ। और ये नहीं करना कि एक पॉइंट की प्रेसी बनाई, मैंने स्टूडेंट्स को जो प्रैक्टिस कराता हूं तो पता करते हैं, एक पॉइंट की प्रेसी बनाते हैं और उधर ही गिनना शुरू कर देते हैं। अब हो सकता है, अब ये याद रखना, ये बात बड़े गौर से सुनना है, हो सकता है आपका पहला पॉइंट टोटल 40 वर्ड्स का हो या 30 वर्ड्स का हो। अब आपके ज़हन में है कि इसकी प्रेसी 10 वर्ड्स क्यों नहीं चाहिए, लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जब आपने उसको लिखा तो वो 15 वर्ड्स में आ गया। अब आप घबरा गए, लो जी ये तो 15 वर्ड्स में आ गया, ये कैसे होगा। ये बिल्कुल नहीं करना आपने, इससे आपने कभी ये हरकत, आपने इसलिए कहा हर पॉइंट की आपके लिहाज से, चूंकि रफ काम हो रहा है, आपके लिहाज से जो कम से कम इसकी बन सकती थी, जिसमें कंप्लीट थॉट भी आए, फालतू बात कोई ना आए, एग्जाम्पल कोई ना आए, कोटेशन कोई ना आए, डिटेल्ड एनालिसिस कोई ना आए, ठीक है, लेकिन जो उसका क्रक्स है वो पूरे का पूरा है। फ़र्ज़ करें 30 वर्ड्स का आपका पॉइंट था और उसके 15 वर्ड्स का बना है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ उसके आगे लिख दें 15। फिर दूसरे पॉइंट की प्रेसी बनाए। जितना छोटा पॉइंट होगा, फ़र्ज़ करें एक जुमला आपका एक पॉइंट है, आपने जो 10 पॉइंट निकाले हैं वो एक जुमला एक पॉइंट है, जितना छोटा पॉइंट होगा उतनी प्रेसी लंबी होगी, जितना बड़ा पॉइंट होगा उतनी प्रेसी छोटी होगी। मसलन इसको और आसान कर देता हूँ, अगर एक जुमले को आप प्रिसाइज कर रहे हो तो हो सकता है जुमला 20 लफ्ज़ों का हो और प्रेसी 10 की बने, तो ये 1/3 तो ना हुई। और अगर एक जुमला 2-3 पॉइंट, एक पॉइंट आपका 2-3 जुमलों से मिलकर बना है, तो वो 2-3 जब मिलते हैं तो वो मिलकर हो सकता है 50 हो जाए और उनकी प्रेसी 15 लफ्ज़ों की हो जाए, तो वो तो 1/3 से भी कम हो गई।
सो ये याद रखें, आपने वन कंप्लीट थॉट को देखना है। वन कंप्लीट थॉट, उसकी बनाएं प्रेसी, उसको रिप्रोड्यूस करें। मैंने कहा था तीसरी चीज़ है रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस करें और उसमें कोशिश करें कि वो वर्ड्स रिपीट ना करें। अपने वर्ड्स में लिखें, मॉडरेट इंग्लिश लिखें, गुड इंग्लिश लिखें। डोंट रन आफ्टर के मैं को बड़ी डिफिकल्ट इंग्लिश लिखूंगा। दे डोंट वांट डिफिकल्ट इंग्लिश, दे वांट टू सी योर स्किल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इट with the right content and in the specific you can say length। ठीक, एक कर लिया, इस तरह फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा, फिर चौथा, 10 पॉइंट पूरे हो गए। जब 10 पॉइंट पूरे हो गए, अब आप उन पॉइंट्स को काउंट करें। आपने काउंट तो किया था, पहले के 10 बने, दूसरे के 15 बने, तीसरे के, अब आप टोटल करें। फर्ज करें आपका पैराग्राफ 300, पूरा पैराग्राफ आपने शुरू में, और वो भी नहीं कि एक एक लफ्ज काउंट करना शुरू कर दें, नो, एक लाइन के वर्ड्स काउंट करें और बाकी लाइन्स इधर देख के मल्टीप्लाई करें। फर्ज करें पहली लाइन में 15 वर्ड्स हैं, आगे लाइन्स गिने 20 लाइन्स हैं, तो 15 × 20 = 300। आपको समझ आ गई कि तकरीबन 300 वर्ड्स। बच्चों, एग्जामिनर कोई गिनता नहीं है बैठ के, ठीक है। उसके बाद आपने अब देखा कि आपका जो पैरा बन गया, पॉइंट्स बन गए, ये आपका रफ ड्राफ्ट है, फर्स्ट रफ ड्राफ्ट, ये तो बन गया है तकरीबन 10 पॉइंट्स का। जब हमने टोटल किया तो ये बन गया 170 अल्फाज, या 170 तो ज्यादा हो गया, एक फर्ज करें 150 अल्फाज। इसका मतलब ये है कि 150 वर्ड्स रिक्वायर्ड कितने हैं? 100, 1/3। अब आप ओरिजिनल प्रेसी को एक साइड पे रख दें, पेपर को पकड़ें, एक साइड पे रख दें, अपने ड्राफ्ट को अब सामने रखें। उस ड्राफ्ट को अब पढ़ें, एक एक जुमले को। पहला जुमला दोबारा पढ़ें, अब देखें कि इसको मैं मजीद प्रिसाइज कैसे कर सकता हूं। यह फिर आपका होगा रफ ड्राफ्ट नंबर 2। अब अगर पहले ड्राफ्ट में आपको बनाने में 15 मिनट लगे हैं तो दूसरे ड्राफ्ट में 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि आपने इसी में से बनाना है। ओरिजिनल प्रेसी तो आपने साइड पे कर दी। इसका मतलब है आपने इसको पढ़ा, नेचुरली पढ़ोगे तो यकीनन कोई ना कोई एक आध वर्ड ऐसा ज़रूर होगा जो हर जुमले में से कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अल्टीमेटली एट द एंड आपके पास आगे फर्ज करें आपके लफ्ज़ हो गए हैं 115। अब आपने टोटल किया, आपने देखा 115 हो गए हैं, और रिक्वायर्ड थे कितने? 33% में 115 ही रिक्वायर्ड थे। फर्ज करें 125 हो गए। अगर 115 रिक्वायर्ड थे 33% के मुताबिक, और आपके हो गए हैं कितने? ये 110 रिक्वायर्ड थे और आपके 120 हो गए, तो कोई बात नहीं, 10 प्लस माइनस डजंट मैटर, उन्होंने बच्चों काउंट नहीं करना। अब आपके जब ये हो गए हैं, अब आप यू कैन से यू आर सेटिस्फाइड कि ये ठीक है, लेंथ भी ठीक है, आइडिया भी पूरा आ गया इसके अंदर, कोई चीज़ इसमें मिस भी नहीं हुई और कोई डिटेल इसके अंदर नहीं आई। उसको पकड़ के अब उसको आप नीट ड्राफ्ट में कन्वर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, नॉट पॉइंट्स। अब पैराग्राफ में बनाना है। अब जब पैराग्राफ बनाएंगे तो पैराग्राफ का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ थॉट, कोहेरेंट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ थॉट होनी चाहिए। वो जो कोहेरेंस है, वो कोहेरेंस आप किस तरह हासिल करोगे? आप जुमलों में देखोगे कि एक जुमला जैसे ख़त्म होता है अगला जुमला उसके साथ, बेशक आप कंजंक्शन लगाएं दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए, या ऐसा कोई वर्ड स्टार्ट करें जिससे लगे कि इसकी अपने कोहेरेंस है और जुमले में से जुमला निकलता जा रहा है और एक पैराग्राफ बन गया। जब पैराग्राफ बन गया उसका टोटल करके नीचे, कुछ टीचर्स कहते हैं लिख दें, लिखें ना लिखें कि भाई कितने वर्ड्स, 115 वर्ड्स बने थे या आपके 125 बने थे, आप लिख दिया जी 125 वर्ड्स हैं, दैट इज़ इनफ। आप लिखना चाहो ना लिखना चाहो, एग्जामिनर को देख के आइडिया हो जाता है कि ये प्रेसी ठीक हुई है कि नहीं हुई। ठीक, उसके बाद जब आप उसको फिर जब नीट करते हैं तो मैंने कहा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने देखनी है कोहेरेंस। और कोहेरेंस आती है कंजंक्शंस के ज़रिए या ऐसे वर्ड्स के ज़रिए। ठीक है, इसमें जिन चीज़ों का ख्याल रखना है एक्सक्यूज मी, डोंट ट्राई टू रिपीट डिफ़िकल्ट वर्ड्स। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को रिपीट नहीं करना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डोंट ट्राई टू रिपीट डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ऑलवेज राइट इन थर्ड पर्सन। हमेशा किस में लिखना है? थर्ड पर्सन में। बेशक वहाँ आई यू लिखा हुआ, आपने नहीं लिखना, आपने हमेशा ही, शी, इट, दे, देम, इसमें आपने लिखना है। रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करें, कोई भी करें, यूज़ दैट प्रोनाउन। ठीक, फॉलो द टेंस ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ का टेंस यूज़ करें, यानी कि पैराग्राफ प्रेजेंट में आप उसको पास में लिख रहे हैं, क्यों?
जब बात प्रेजेंट में, आप प्रेजेंट में लिखो। हाँ, प्रेजेंट में आप अपना थोड़ा सा टेंस वेरी कर सकते हो, अपने जुमले के मुताबिक हो सकता है वहाँ कॉन्टिन्यूस में बात लिखी हो, आप उसको इंडेफिनिट में करें, लेकिन कोशिश होनी चाहिए अगर कॉन्टिन्यूस है आप भी कॉन्टिन्यूस करें, लेकिन थोड़ा बहुत स्लाइट वेरिएशन। लेकिन ये नहीं कि वो प्रेजेंट है तो आप पास्ट है, वो पास्ट है तो आप प्रेजेंट है, नेवर डू दैट। ठीक, उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में करें, ठीक है, और मॉडरेट वोकेबलरी यूज करें, डोंट रिपीट द वोकेबलरी। ठीक, ये तो चीज़ें थी कि जो आपने पैराग्राफ बना दी। सो पैराग्राफ का मेरे ख्याल आपको आइडिया हो गया होगा कि पैराग्राफ के आपने ड्राफ्ट मेथड यूज़ करना है, जिसमें फर्स्ट यू हैव टू राइट रफ ड्राफ्ट। कभी डायरेक्ट प्रेसी उधर ही पैराग्राफ में पॉइंट्स बना के राइट कभी ना शुरू कीजिएगा, बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। आप उसके ड्राफ्ट बनाएं, उससे आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, फिर आप नीट करें, और जो नीट करें वो आपका पैराग्राफ हो। और आप देखिएगा जब ये सारा कुछ मुकम्मल कर लेंगे तो आप घड़ी देखेंगे तो मैक्सिमम अगर आप ये तीसरा ड्राफ्ट बना रहे हैं तो 1 घंटा आपका लगा होगा, और 1 घंटा ठीक है, कोई बात नहीं, इतना लग जाए। फिर बात आ जाती है टाइटल की। अब टाइटल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बच्चे हैं 2-2 टाइटल लिखते हैं, 3 लिखते हैं। बच्चों, एक टाइटल लिखें, रफ में 2-3 बेशक लिख लें, रफ कर रहे होंगे आपके ज़हन में आते इसका ये भी टाइटल हो सकता है, फिर उनमें से सिलेक्ट कर लें। मैक्सिमम अव्वल तो एक ही लिखें, मैं बार बार ये कहूँगा एक ही लिखें, लेकिन अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है तो 2 लिख दें, 3 कभी ना लिखें, 2 लिख दें, नहीं वरना 1 काफ़ी है। रफ ड्राफ्ट में बनाएं। अब टाइटल जो है नेचुरली वो पूरे टॉपिक का एक हेडिंग है, उसकी आपने देखना है कि कहाँ हो सकती है। वो यहाँ बड़े अक्सर स्टार्ट में होती है, ज़्यादातर केसेस में वो यहाँ बिल्कुल स्टार्ट में होती हैं, बिल्कुल कंक्लूजन में उसका जिक्र होता है या बिगनिंग में जिक्र होता है। अगर इन दोनों में ना हो तो फिर वो उसके मिडल पार्ट के पूरी स्टोरी जो होती है ना, उसका जो क्रक्स होता है ना, वो उसका टाइटल होता है। सो वट एवर द टाइटल यू थिंक इज राइट, राइट दैट टाइटल। ट्राई टू राइट 1 टाइटल, ट्राई टू गिव 1 टाइटल, मैक्सिमम ट्राई टू गिव 2 टाइटल्स। अच्छा, टाइटल, अब अक्सर लोग समझते हैं टाइटल का मतलब एक वर्ड है। नो, title can be a word, title can be a phrase, title can be a clause। एक क्लॉज की शक्ल में भी हो सकता है, वर्ड की शक्ल में भी हो सकता है, फ्रेज की शक्ल में हो सकता है। जुमला ना बनाए बस, वर्ड, फ्रेज और क्लॉज, इन तीनों में से कोई भी, और वो हमेशा की वर्ड होता है, उसका की वर्ड होता है, की फ्रेज होता है, की सेंटेंस होता है, जिसमें से आप उसको पिक करते हो। और जब आप टाइटल सेलेक्ट कर लेते हो, फिर आप देखो कि जो पैराग्राफ आपने बनाया है, जो प्रेसी आपने बनाई है, क्या वो इस टाइटल के साथ मैच करती है। इफ़ द आंसर इज़ येस, गो अहेड। पहले बेशक ग्राफ 2-3 बना लें, फिर उनमें से देखेंगे कौन सा सबसे करीब है इस प्रेसी के, उसको आप सेलेक्ट कर लें। सो जिस तरह एक रफ ड्राफ्ट बनाना है, उसी तरह रफ पहले आपने टाइटल बनाने हैं, और उसके बाद फिर उनको 1 by 1 नीट करना है। ठीक, सो बच्चों, ये तो तरीका था कि प्रेसी का जो क्वेश्चन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट अहम तरीन सवाल, ये जान है, पूरी रूह है पूरे पेपर की। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं कंप्रीहेंशन पे, कि कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन जो है वो कैसे करते हैं। देखिए, कंप्रीहेंशन की प्रेपरेशन जो है वो भी 3 चीज़ें रिक्वायर करती है। नंबर 1, कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पैराग्राफ। नंबर 2, नॉलेज ऑफ वोकेबलरी। एंड नंबर 3, टू रीप्रोड्यूस। ये फ़र्क सिर्फ क्या है, इसमें रीप्रोडक्शन में ये नहीं होता कि आप उसको शॉर्ट करके लिखें, प्रिसाइज नहीं करें। इसमें ये देखना होता है कि आप आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। सो इसमें थोड़ी सी स्लाइट डिफरेंस है, ये कंपैरेटिवली ईजियर है उससे। ठीक है, लेकिन इसमें ये चीज़ होती है कि एक पैराग्राफ है तो ज़रूरी नहीं कि उस पैराग्राफ में हर चीज़ पूछी जाए। पहले मैंने कहा कि पैरा होगा, नीचे 4-5 सवाल होंगे। इसकी प्रेपरेशन की टेक्निक वही है, अखबारें पढ़ें, मैगज़ीन पढ़ें, रीप्रोड्यूस प्रैक्टिस कर करके करें। ठीक है, पास पेपर्स देखें, सबसे बेस्ट तो है 20 सालों के पेपर लें और पेपर का एक एक कंप्रीहेंशन का पैरा कर करके कंप्रीहेंशन की अच्छी बुक ले लें। ठीक है, उनकी GRE वालों की बुक ले लें, वहाँ कंप्रीहेंशन की अच्छी एक्सरसाइजेज होती हैं, वहाँ से लेके डेली बेस पे प्रेसी की प्रैक्टिस, कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर चलनी चाहिए। एक दिन भी आपने 300 दिन लगाए ना, तो 300 प्रेसीज और कंप्रीहेंशन आपने की हो, करते जाएं चलो एक दिन छोड़कर एक दिन कंप्रीहेंशन कर, एक दिन प्रेसी, एक दिन कंप्रीहेंशन, एक प्रेसी, इस तरह करना है। 3 दिन उसको दे दे, 3 दिन उसको, संडे आप अपना ऑफ करना है। ये पूरे साल की प्रिपरेशन बता रहा हूँ, लेकिन जब लास्ट 1 और 2 मंथ रह जाए फिर डेली बेस पे करें। ठीक, प्रिपरेशन इसकी वही है, कोई फ़र्क नहीं है। उसी तरह आपने
अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, उसी तरह आपने कंप्रीहेंशन इंप्रूव करनी है, ठीक है। लेकिन इसकी जो अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने पे मैं बात करता हूँ, क्योंकि इसकी टेक्निक्स सारी वही है, टेक्निक्स में कोई फ़र्क नहीं है। इसकी अटेम्प्ट करते वक्त सबसे पहली चीज़ है कि रीड द पैरा, अगेन रीड, वही चीज़ है, रीड द पैराग्राफ एटलीस्ट वंस, ट्वाइस, थ्राइस, और फिर उसका मेन थीम, मेन क्रक्स, मेन आइडिया, उसको समझने की कोशिश करें, ठीक। द फर्स्ट थिंग इज़ है कि ये मेन आइडिया इसका क्या है, मेन टॉपिक क्या है, किस इशू पर लिखी गई है, थीम क्या है इसकी, इसको समझें, ठीक है। सो इफ़ देर आर एनी डिफ़िकल्ट वर्ड्स, अगेन डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं तो उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप पहले अगेन अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन करने का सिर्फ ये मकसद है हाईलाइट करना, कि भाई अगर इसको मैंने कहीं दोबारा लिखना है तो मैं कोशिश करूँ कि ये ना लिखूँ, वो वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज़ भी हो सकता है, तो मैं इसको ना लिखूँ, मैं इसकी जगह को मुतबादल लिखूँ। अगर इडियोमेटिक लैंग्वेज का कोई फ्रेज़ है पूरा या क्लॉज है तो उसको अंडरलाइन कर लें कि इसको मैंने कोशिश करनी है कि मैंने इसको मॉडरेट या सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, ठीक। अगर उसके अंदर कोई डीपर मीनिंग है तो उसके डीपर मीनिंग को समझने की कोशिश करें, क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर। इसका हो सकता है सवाल ऐसा हो जिसमें ज़रूरी नहीं, इसमें ज़रूरी नहीं, उसमें तो कहा कोई फालतू बात, प्रेसी में कोई, आपने याद रखें, प्रेसी में कोई एग्जाम्पल नहीं लिखनी, प्रेसी में कोई आपने कोटेशन नहीं लिखनी, प्रेसी में कोई सजेशंस नहीं देने, प्रेसी में कोई अपना क्रिटिकल एनालिसिस नहीं देना, प्रेसी में कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना, कुछ नहीं देना, जो लिखा हुआ है उसको रिप्रोड्यूस करना है। कंप्रीहेंशन में दे सकते हैं, डिपेंडिंग के क्वेश्चन क्या है। कई दफ़ा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है, देयर यू कैन डू इट। सो याद रखें, प्रेसी की टेक्निक और है, कंप्रीहेंशन की टेक्निक और है, ठीक। तो इसमें अगर डीपर मीनिंग है, फिर उसके इसका तरीक़ेकार भी ये है, फ़ौरन लिखने नहीं बैठ जाना। कई स्टूडेंट्स की आदत होती है, पैरा पढ़ा, नीचे पहला सवाल पढ़ा, देखा हाँ इसका ये जवाब है, लिखने में नो, पहले कंप्रीहेंशन में इसका पैराग्राफ पढ़ें 2-3 दफ़ा, समझ आ गई, अब उसके बाद इसके सवाल को पढ़ें, हर सवाल को पढ़ें और समझें, पहले सारे सवाल इकट्ठे पढ़ लें ताकि आइडिया हो जाए कि ये सारी बातें पैराग्राफ में हैं या ये पास से लिखनी है। इनमें से कुछ जो पास वाले होंगे उनके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दें कि ये वो हैं जो मैंने खुद लिखने, क्योंकि ये जो मैंने पैरा पढ़ा है इसमें तो ये बातें नहीं लिखी हुई। इसका मतलब ये सवाल है, इस अंदाज में पूछा गया है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा एनालिसिस, मेरा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा गया है, तो उसको क्वेश्चन मार्क डाल दें। बाकी जो जिनका पैरे में जवाब है, 5 में से 4 का जवाब है, 5 का जवाब है, 3 का जवाब है, जहां जवाब है, जहां जो नहीं, जहां जवाब है उस जगह को ब्रैकेट करें और उसका नंबर दे दें। कि फ़र्ज़ करें उसका जवाब लाइन नंबर 3 से शुरू होता है, लाइन नंबर 5 पे ख़त्म हो जाता है, आप 3 से लेकर 5 तक ब्रैकेट करें और उसको नंबर दे दें, पहले सवाल का जवाब ये है, यहाँ जवाब है, ये जवाब नहीं है। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, उसका हो सकता है उसके थोड़े गैप के, कई दफ़ा होता है वो शफल कर देते सवाल। आमतौर पे बुक्स में प्रैक्टिस ही होती है कि पहले सवाल का जवाब सबसे शुरू में होगा, दूसरे का उसके बाद होगा, तीसरे का उसके बाद। पेपर में ऐसा नहीं हो सकता पहले सवाल का जवाब सबसे एंड में हो, शफल कर देते हैं ना, वो सवालों को बनाते हैं और फिर शफल कर देते हैं, 5वां नंबर 1 पे ले आते हैं या नंबर 2 पे ले आते हैं, चौथा नंबर 1 पे ले आते हैं, ताकि स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, यही आपकी एबिलिटी है, यही आपकी स्किल है। आपने जवाब ढूंढना है, जवाब शुरू में है, दरमियान में, एंड में है, जहाँ भी है सर उसको ब्रैकेट कर दे बस। फिर दूसरा सवाल देखें, कई दफ़ा होता है 2 सवाल इतने करीब करीब होते हैं कि बंदा धोखा खा जाता है कि तो दोनों का जवाब यही बनता है। इस तरह की भी वो आपके साथ चीटिंग करते हैं, मैं चीटिंग तो नहीं कहूँगा, टेक्निक है, चालाकी करते हैं। सो वो सारे सवालों के जवाब, अब जिसका जवाब आपने खुद देना है उसको तो आपने क्वेश्चन मार्क डाल देना, क्योंकि उसका तो इसमें है ही नहीं। फ़र्ज़ करें 5 सवाल थे, 4 का जवाब तो इसके अंदर है, तो 1 का आपने पास से लिखना है, उसको आप छोड़ दें क्योंकि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने इन 4 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक। उनको क्वेश्चंस को जब ब्रैकेट कर लेते हैं, उसके बाद आंसर करते वक्त ऑलवेज आंसर द, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इससे क्या मुराद होती है, व्हाट डू यू मीन बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी मीन जिस तरह सवाल बनाए उस तरह जवाब दे, ठीक है। मतलब मिसाल तौर पे एक बंदा स्टोरी सुना रहा था कि मैं फ़लानी जगह पर गया, मैं लाहौर गया, लाहौर से मैंने प्लेन लिया और मैं कराची पहुंच गया, कराची में बिज़नेसमैन को मिला, ठीक है। और बिज़नेसमैन को मिलने के बाद मैंने वहाँ 2 नाइट स्टे किया एक 5 स्टार होटल में, और फिर मुझे मौका मिला कि और लोगों रिश्तेदारों को भी मिलने का, और मैं फिर वापस बाई एयरी में वापस लाहौर आया, लेकिन लाहौर से आगे फिर मुझे टैक्सी करवानी पड़ी अपने शहर में आने के लिए। ये फ़र्ज़ करें एक पॉइंट, ठीक है, पैरा, फ़र्ज़ करें पैरा चल रहा है। अब उसके अंदर सवाल आता है कि कराची से वापसी पर वो कहाँ गया,
या कराची में उसने कितना दिन क़याम किया और क्यों। तो अब इसका मतलब है कि सारी स्टोरी लिखेंगे? नो। कितने दिन क़याम किया, अब उसका जवाब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जी 2 दिन क़याम किया उसने। नो, गलत जवाब। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि कितने दिन क़याम किया और क्यों। तो आपने कहना है कि कराची में अपने स्टे के दौरान, देखो ना, अपने सवाल के मुताबिक, जिस तरह उन्होंने कहा कराची में अपने स्टे में कितने दिन, तो आपने भी कराची में अपने स्टे में। सो जैसे सवाल है वैसे जवाब शुरू होगा। ठीक है, फर्ज करें सवाल आ जाता है व्हाट डिड ही डू व्हाइल रिटर्निंग टू लाहौर। ठीक, तो आपने जवाब क्या शुरू करना है? ही डिड दिस। गलत, कि उसने ये किया। जवाब तो यही है, आपने कहना है व्हाइल रिटर्निंग टू लाहौर ही डिड दिस। सो इसका मतलब है जो सवाल है, सवाल के मुताबिक आपने जवाब देना है। ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन इन द सेम टेंस इन विच इट इज आस्क्ड। अगर वो पास्ट में पूछा गया सवाल तो जवाब पास्ट में दे। पैराग्राफ में बेशक वो प्रेजेंट हो, सवाल पास्ट में पूछा गया, ठीक है, आप उसका पास्ट में जवाब दें। सवाल प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में जवाब दें। सो यू हैव टू फॉलो द टेंस। सो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। आंसर द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल। कोशिश करें अपने अल्फाज ज्यादा से ज्यादा यूज करें। अनलेस एंड अनटिल की कोई बड़ी टेक्निकल किस्म की टर्म ना उन्होंने यूज़ कर ली हो। कई दफ़ा होता है बड़ी टेक्निकल कोई टर्म यूज़ की होती है, वहाँ पर आप वही फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हो तो यस, कोई अगर टर्म यूज़ हुई है और आप समझते हैं कि इसी को ही दोबारा लिखने, इसका मीनिंग लिखेंगे तो इसका सेंस ही ख़राब हो जाएगी, तो फिर आप यू कैन रिपीट, यू कैन राइट इट डाउन। नेवर गिव अनड्यू डिटेल अनलेस एंड अनटिल दे आस्क यू द डिटेल। मसलन आपने वो कराची गया, ये किया, वो किया, तो सवाल आ जाता है व्हाट डिड ही डू इन कराची, या व्हाट डिड ही डू व्हाइल ही वाज स्टेइंग इन कराची। तो अब उसने पूछा डिटेल कि उसने ये किया, आप बताएंगे भी उसने पार्क्स में गया, अपने रिश्तेदारों को मिला, बिजनेस वाले लोगों को मिला। अब ये डिटेल है, ठीक है। और जब वो डिटेल, अगर वो ये पूछे कि फॉर हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे इन कराची, ठीक है ना, तो आप उसका जवाब वही लिखेंगे। अगर 2 दिन रहा तो आपने इससे उसका जवाब यही है। अब सिर्फ ये जवाब नहीं 2 डेज, नो, आप कहेंगे ड्यूरिंग हिज स्टे इन कराची ही स्टेड देयर फॉर 2 डेज। ठीक है, सवाल के मुताबिक। लेकिन आंसर, अब ही स्टेड देयर फॉर 2 डेज, ही मेट हिज अंकल, ही मेट हिज फैमिली, ही मेट दिस, ही डिड दैट। पूछा उन्होंने? नहीं पूछा। सो डोंट डू इट, डोंट गिव अनड्यू डिटेल। यस, इफ दे आस्क डिटेल डेफिनेटली गिव इट। ठीक है, उसके बाद कोई क्रिटिकल एनालिसिस ना दे अपना, अनलेस दे, मैंने कहा कोई सवाल ऐसा आ जाता है जिसमें वो आपका एनालिसिस पूछते हैं कि आपने पैरे में से क्या हज़ किया है, तो आप अपना एनालिसिस दे सकते हैं। तो सवाल ये है कि पैरे, उसको तो आपने क्वेश्चन मार्क डाला था, क्योंकि उसका तो ब्रैकेट नहीं किया था कि वो पूरा पैरे के बाद पूछे कि आपने इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस इशू के बारे में क्या है। तो देन यू कैन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू, नोबडी हैज स्टॉप्ड यू। और कितना लिखना चाहे, 2 लाइनें लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे। जब नंबर 5 है या 4 नंबर हैं तो आप देखें ना कि एक पैराग्राफ की शक्ल में यू कैन गिव एन आंसर। लेकिन अमूमन ये जितना पूछा गया उतना लिखे, फालतू बात कभी भी ना लिखे। फिर इसमें भी वही चीज़ है, ऑलवेज आंसर इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर उसके अंदर कोई कोटेशंस हों, कुछ हों, इन्वर्टेड कॉमास में हों, नेवर एवर री राइट दैम। जब आप आंसर लिखें इन 3rd पर्सन लिखें, और हमेशा उसको इनडायरेक्ट तरीके से लिखें। सो बच्चों, ये तरीका है कंप्रीहेंशन करने का। कंप्रीहेंशन इज ईजियर दैन प्रेसी, लेकिन बोथ दीज थिंग्स दे आर द सोल, द क्रक्स ऑफ द होल पेपर, और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और मैंने जैसा कहा, अच्छा स्टूडेंट वो होगा जो पहले 2, 4, 5 दिन सीखने में लगाएगा, समझने में लगाएगा, हफ्ता लगा लेगा, महीना लगा लेगा, अखबारें पढ़ेगा, ये करेगा, वो करेगा। और फिर जब प्रैक्टिस, वंस यू स्टार्टेड, 1 दिन प्रेसी, 1 दिन कंप्रीहेंशन, 1 दिन प्रेसी, 1 दिन कंप्रीहेंशन, अगर आप 10 महीने, 8 महीने ये काम करते रहे, सोचे कहाँ जाती आपके हाथ का फ्लुएंसी कैसी होगी। रोज़ लिखने की आदत डाल रहे हैं, रोज़ करने की आदत डाल। आपको बताया था पिछले फर्स्ट वीडियो में, जो पार्ट ए था, कि आपने काम को तकसीम करना, अगर आपने कंपलसरी पेपर शुरू किया हुआ है। हाँ, कंपलसरी पेपर नहीं भी कर रहे हैं आप, कंपलसरी पेपर करेंगे तो ये करेंगे ना, इसकी प्रेपरेशन के दिनों में ही करेंगे। अगर कंपलसरी पेपर आप कर रहे हैं, यू आर जस्ट गिविंग 3 to 4 months, तो फिर ये सारा काम 3 to 4 months डेली बेस पे होना चाहिए। और जब लास्ट मंथ आ जाता है जिसमें आप रिवाइज करते हो, उसमें भी डेली बेस पे होना चाहिए।
बीच में अगर कोई पॉज आप दे देते हैं दूसरे पेपर्स के लिए तो ठीक है, उन दिनों में आप इसका काम ना करें, वरना लेकिन मैं तो यही कहूँगा बच्चों को कि प्रेसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों को, प्रेसी कंप्रीहेंशन को भी में मदद दे देती है आपकी। कंप्रीहेंशन शायद प्रेसी में इतनी मदद नहीं देती, लेकिन प्रेसी जो है वो कंप्रीहेंशन में बड़ी मदद दे देती है, क्योंकि प्रेसी में आपने पूरा पैराग्राफ में कुछ स्किप नहीं करनी। कंप्रीहेंशन में हो सकता है आप 4-4 लाइनें स्किप कर जाओ, क्योंकि उधर पूछे ही नहीं है। इतना बड़ा पैरा था, उसमें से 3-4 सवाल थे, हो सकता है पहले का जवाब पहले 2 लाइनों में हो, दूसरे का जवाब आखिरी 2 लाइनों में हो, तीसरे का जवाब सेंटर में, बाकी सारा स्किप हो गया। तो प्रेसी में ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक। उसके बाद आ गया ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पैराग्राफ जो आपको आएगा पैसेज, उसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले इसके लिए 2 चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी हैं। फिर नंबर 1 पे फिर आ जाती है वोकैबुलरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। CSS के लिए वोकैबुलरी के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, ठीक है। और नंबर 2 जो है, आपको आपके टेंसेस और बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे तैयार होने चाहिए। और इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में भी रिकमेंड की थी बुक रेन एंड मार्टन। आई थिंक रेन एंड मार्टन इज़ इनफ, आप उसके करें, प्लस टेंसेस भी वहीं से तैयार करें। हाँ, ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस करें, अखबार की कुछ ले लें खबरें, उर्दू अखबार की लें, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, इंडिविजुअल सेंटेंसेस ले लें। अच्छी बुक्स मिल जाती हैं बाज़ार में, कोई बुक ले लें जिसमें उर्दू के पैराग्राफ हों दिए हुए, उनमें 25-30 पैराग्राफ है तो रोज़ का एक पैराग्राफ करें, लेकिन अगेन गेट इट चेक्ड। सो इसके लिए प्रैक्टिस है, इसमें वोकैबुलरी, इसमें यूज़ ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, नॉलेज ऑफ टेंसेस, ये सब कुछ आपका चेक होता है। लेकिन इसमें जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है जो हम छोटी लेवल पे नहीं रखते, इंटर लेवल पे तो बड़ा वर्ड बाय वर्ड भी कर दे तो हम कहते हैं ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि इडियोमेटिक तरीके से करें। इडियोमेटिक का मतलब क्या होता है? इडियम्स लिखने होते हैं इसका मतलब होता है बामुहावरा। यानी क्या मतलब है कि गिव योर आइडिया इन अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इन अ ब्यूटीफुल वर्ड, उसका लिटरेरी स्टाइल हो। अब अगर एक बच्चा फर्ज करें ही कैन नॉट राइट इन इडियोमेटिक मैनर, उसको डिफिकल्ट लगता है, तो एटलीस्ट यूज अ कोहेरेंट एंड गुड इंग्लिश। ये कम से कम एक खूबसूरत इंग्लिश तो यूज़ करें ना, वोकैबुलरी अच्छी यूज़ करें, ठीक है, वर्ड्स अच्छे यूज़ करें, और जो जुमला हो उसमें 2 चीज़ों की कम गलती नज़र नहीं आनी चाहिए, 3 चीज़ों की। अल्फाज यानी वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर यानी उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही हो जैसा उर्दू का फ़िक्रा दिया हुआ है, और तीसरा उसका टेंस, कि अगर फ़िक्रा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है तो आपकी ट्रांसलेशन भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही होनी चाहिए। और इसका भी बेस्ट तरीका ये है कि पास्ट पेपर्स देखें, ठीक है। ये कई दफ़ा पेपर्स में आता भी नहीं था शुरू में, ये तो बाद में ट्रांसलेशन जो है वो शुरू हुई है, लेकिन ट्रांसलेशन ऑल्सो नीड्स प्रैक्टिस। सो देखो, ये हो गया वो 50 नंबर आपका पेपर, जिसमें प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, कंप्रीहेंशन, प्रैक्टिस, वोकैबुलरी एंड रिप्रोडक्शन, 3 चीज़ें देखें, कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी एंड रिप्रोडक्शन। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें आपने खुद नहीं कोई आइडिया बनाना, आइडिया दिया हुआ है, 10 जुमले दिए हुए हैं, आपने उनको सिर्फ रिप्रोड्यूस करना है। ट्राई टू रिप्रोड्यूस दैम इन इडियोमेटिक लैंग्वेज, लेकिन अगर ना हो जाए तो फिर कम से कम उसको गुड इंग्लिश में करें। गेट इट चेक बाय अ गुड टीचर। जो पैरा करें टीचर चेक करें, जो पैरा करें, फिर बेशक ऑल्टरनेट डेज पे करें, डेली बेस पे ना करें। अखबार की खबर लें, इंग्लिश में लिखें, उसको डिफरेंट सेंटेंसेस लें, जहाँ से कोई चीज़ मिलती है बोले। शायरी को अब उर्दू में ट्रांसलेट ना करना शुरू कर देना, नसर को, प्रोजिक पैराग्राफ्स आप लेते हैं, करते हैं। अब ये नहीं कि पूरा एक ऐसे लिया इतना लंबा और पूरे ऐसे की पकड़ के ट्रांसलेशन कर दी, ये तो हमाकत होगी। वैसे ही चीज़ वो करनी चाहिए जो बोर भी ना करे, और वो हमेशा जब पेपर में 10 सेंटेंस आने हैं तो आप 10 की ना करें, 15-15 की कर लें, 20-20 की कर लें, 25-25, इससे ज़्यादा नहीं। 1 पेज की कर लें डेली, हाफ पेज की कर लें, एक न्यूज़ की कर लें, इट डिपेंड्स ऑन, लेकिन प्रैक्टिस इट। लेकिन इसकी प्रैक्टिस के पहले नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच बेहतरीन तैयार होने चाहिए, स्ट्रक्चर्स लैंग्वेज के आपके तैयार होने चाहिए, और टेंसेस आपके तैयार होने चाहिए। और ये तीनों चीज़ें एक ही बुक से आपकी तैयार हो जाएंगी, दैट इज़ रेन एंड मार्टन, ठीक। इससे आपकी तैयार हो जाए। सो बच्चों, ये है कि ट्रांसलेशन की हम प्रैक्टिस। अब ये अगर 3 क्वेश्चंस को अगर हम जमा करें तो ये बनता है हमारा 50 नंबर का पेपर। सारे का सारा पेपर फिर 3 चीज़ों पर ही डिपेंड किया, और ये पेपर आपका 110 मिनट्स में अगर हो जाता है, आप घड़ी देखें सामने के 1 घंटा
110 मिनट में, यानी 10 मिनट कम 2 घंटे, 1 घंटा 50 मिनट में अगर हो जाता है तो आप कह रहे यू आर सक्सेसफुल। अभी भी आपके पास 70 मिनट बाकी। ठीक, तो जिस तरह बच्चों मैंने कहा कि ये ट्रांसलेशन जो है, इसमें आपको जिन चीज़ों को ध्यान में रखना है वो वोकैबुलरी है, वो टेंस है, वो उसका स्ट्रक्चर है। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल आपने कोशिश करनी है अपने वर्ड्स में लिखें। इफ़ यू कांट राइट इडियोमेटिक लैंग्वेज, आई टोल्ड यू कैन राइट योर कोहेरेंट लैंग्वेज हो और मॉडरेट लैंग्वेज हो और गुड लैंग्वेज हो, यानी यू कैन यूज़ अ गुड लैंग्वेज। उसके बाद आ जाता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है ये चूँकि आपको पता है ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इसके लिए यू जस्ट नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वोकैबुलरी, जो थ्रू आउट द ईयर जो आपने प्रैक्टिस करनी है, ड्रिलिंग करनी है, अपने रजिस्टर बनाना है, वो करना है। अच्छी बुक्स हैं, मसलन जो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने दी हुई है। ठीक है, प्लस अच्छे बुक्स अगर मिल जाती हैं, ठीक है, अच्छे नोट्स से तैयार करें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने लिंक में आपको अपने नोट्स जो मैंने वोकैबुलरी के बनाए हुए हैं, मैं वो वोकैबुलरी के नोट्स आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें जो आगे जो पार्ट है इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जिसका मटीरियल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा लिंक में, आप उससे फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। बट जस्ट डोंट डिपेंड ऑन दैट कि बस ये काफ़ी है। नो, काफ़ी कोई चीज़ नहीं है, वो एक हेल्पिंग मटीरियल होगा आपके लिए। ठीक, सो वोकैबुलरी जो है, जैसा पहले कहा, इट इज़ अ की टू सक्सेस। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने कहा उसका देखो जिसकी जितनी रीडिंग अच्छी होगी, न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगज़ीन रीडिंग जितनी अच्छी होगी और अच्छे पॉइंट्स बनाए होंगे, वोकैबुलरी को निकाला होगा, उसके अपने रजिस्टर्स बनाए होंगे, अपने चैप्टर्स बनाए होंगे, उतनी ही इस चीज़ का आपको फ़ायदा होगा। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ये टोटली फिर प्रैक्टिस है, रट्टा भी है, इसमें रट्टा भी लगेगा, आपको वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको कहा तकरीबन 3000 के करीब वर्ड्स हैं जो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप वो लिंक भी उनको भी यूज़ करें, वो बहुत अच्छे हैं। उनमें मैंने कोशिश की हुई है कि पास्ट पेपर्स जो थे उनके पिछले 10, 12, 15 सालों के पेपरों में जो ज़्यादा वर्ड्स आए हुए हैं वही मैंने उसमें रखे हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत रखे हुए हैं, सो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा बुक मिलती है, पास्ट पेपर्स देखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है ना, जो बच्चा पास्ट पेपर्स के साथ हर वक्त चिपका रहता है ना, वो कभी नाकाम नहीं होता। फिर कि बदकिस्मती ना हो जाए लेकिन नाकाम नहीं होता। उसके बाद आ जाता है कुरेक्शन। अब कुरेक्शन ऑफ, जो मैंने स्टार्ट में जैसे आपको कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर का होता है, हर दफ़ा आता है। इसमें दे आर गोइंग टू गिव यू अ सेंटेंस जो कि गलत होगा। इसमें क्या गलती हो सकती है? इसमें बेसिक इंग्लिश की गलती हो सकती है, कोई बेसिक एलिमेंट गलत यूज़ हुआ, वोकैबुलरी की गलती हो सकती है, टेंस की गलती हो सकती है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की गलती हो सकती है, कंडीशनल सेंटेंस की गलती हो सकती है, पर्टिकुलर सेंस की गलती हो सकती है, पर्टिकुलर यूजेज ऑफ इंग्लिश की गलती हो सकती है। इसके लिए भी बच्चों सिर्फ और सिर्फ इसका हल क्या है? प्रैक्टिस। रेनन मार्टिन से प्रैक्टिस करें। अच्छी बुक्स बाजार में मिल जाती हैं, कॉमन 10,000 1000 कॉमन एरर्स, 3000 कॉमन एरर्स, वो बुक्स लें। इसका भी मैं लिंक में, मेरे नोट्स हैं, मैं आपको अपने नोट्स भी लिंक में लगा दूंगा कॉमन एरर्स के। वो कॉमन एरर्स के नोट्स मैंने ज़्यादातर CSS के पेपर्स को सामने रखते हुए बनाए हैं, उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर उन पे सिर्फ डिपेंड नहीं करना, आपने उसके अलावा भी करना है। लेकिन ये वो चीज़ है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि देखो ना, इसमें आपने कोई बहुत लंबी चौड़ी रिप्रोडक्शन तो नहीं करनी, इसमें तो आपको सिर्फ आपने जुमला देखना है, इसमें ये एरर है, उसको दोबारा लिख देना है। 10 मिनट का काम है सारा, लेकिन मेहनत 10 मिनट की नहीं है, मेहनत बहुत लंबी। इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, स्ट्रक्चर, grammatical, conditional, everything related with English language. They can ask you any error. Error means error. जो चीज़ गलत होगी वो एरर है, so they can ask you anything. तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक, उसके बाद आ जाता है पेयर्स ऑफ वर्ड्स या idiomatic phrases। ये बच्चों, ये वो चीज़ें हैं जो रट्टा, ये रट्टा लगाना है आपने। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बेहतरीन किताब है इसके लिए, वो ले लें। उसके अलावा इसके भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरे नोट्स जो है मैं देखूंगा, मुझे मिल गए तो मैं लिंक्स में वो भी लगा दूंगा आपको के idioms के। लेकिन फिर आपने उन पर डिपेंड नहीं करना, उनको भी पढ़ें। वो मैंने फिर ज़्यादातर वो लिए हुए हैं जो पेपर्स में आए हुए हैं। और प्लस आप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश की बुक जो है, इतनी मोटी बुक है, उस किताब में से जितने भी हैं सारे तैयार करें। इसकी प्रैक्टिस ही होती है ना,
पेयर्स ऑफ वर्ड्स हों या इडियोमेटिक फ्रेजेस हों, इनकी टेक्निक एक ही होती है, रोज़ के 10-10 तैयार करें, और रोज़ के 10-10 करेंगे तो हफ्ते में 50-60 हो जाएंगे। 50 अगर हो जाते हैं तो उन 50 को फिर दोबारा रिवाइज़ करें, अगले 50 तैयार करें, पिछले 50 साथ रिवाइज़ करें, फिर अगले 50 तैयार करें तो अगले पिछले 100 रिवाइज़ करें। अगले यानी संडे जो होना चाहिए वो रिवीजन डे होना चाहिए, या रेस्ट डे जो है आपका, जब आप कुछ नहीं कर रहे लेटे हुए वैसे बैठ के इनको पढ़ें। क्योंकि इसमें बेसिकली उन्होंने आपको ये नहीं पूछना इसका मीनिंग लिखे ही है, कई लिख भी देते हैं जो बुरी बात नहीं है, मीनिंग लिख भी दें। अगर पेयर्स आए हैं तो आप दोनों पेयर्स का अलग अलग मीनिंग बता दें तो कोई बात नहीं, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन एक्चुअली दे वांट टू सी कि वेदर यू कैन यूज़ देम करेक्टली इन अ सेंटेंस। इसमें रट्टा जो है, इसमें याद रखना इनको बहुत काउंट करता है, इसमें मैटर, इसमें आपकी स्किल ज़्यादा मैटर करती है कि आप कितने ज़्यादा इडियम्स आपने याद किए हुए हैं, ना कि आपकी जो लैंग्वेज राइटिंग स्किल है वो इतनी मैटर नहीं करती जितनी वो उतनी मैटर करती है कि आपने उसको जुमले में लिखते हैं। और जो बंदा ऐसे लिख सकता है, जो बंदा बाकी काम कर सकता है, ये तो उसके लिए कुछ भी नहीं। ठीक, उसके बाद आ गया पंक्चुएशन मार्क। अगेन नॉट डिफिकल्ट थिंग, ये तो इंटर में आप बच्चों को बता के पढ़ते रहे हैं। पंक्चुएशन आपको पैराग्राफ, फिर इसकी एक ही चीज़ है, पहले इसके रूल्स पढ़ें, इसके रूल्स तैयार करें, आम बुक्स में मिल जाते हैं इसके रूल्स, मिलते हैं बाज़ार में, बुक ले लें, पंक्चुएशंस की रूल्स पढ़ें। चंद ही पंक्चुएशंस हैं 8-10, उनको याद करेंगे कैसे कैसे यूज़ हो सकती हैं, फिर उनकी प्रैक्टिस करें। और पहले वहाँ से प्रैक्टिस करें, फिर अप टू डेट पेपर्स जो हैं आपके पास, पेपर्स हैं 20 पेपर्स कम से कम तैयार करें। मैंने आपको कहा ना कि इसके कंपोजिशन और प्रेसी के पेपर में अक्सर बच्चे फेल इसलिए हो जाते हैं कि वो इनमें से कुछ चीज़ों को बड़ा इजी ले लेते हैं, ईडियम्स कम, ये कर लेंगे हम, ये कर लेंगे। भाई जो आपको आता है उसमें मेहनत ज़्यादा करो। हमारी बदकिस्मती हम उल्टा चलते हैं, हमें जो नहीं आता होता ना उसके ऊपर हम खप रहे होते हैं, और जो तुम्हें आता है ट्राई टू मेक व्हाट यू नो परफेक्ट। If you don't know anything, why are you so much concerned about it, to know about it when you can't understand it? But at least what you know, भाई ये तुम्हें आता है, जो चीज़ तुम्हें आती है, जो फील्ड तुम्हारी है, तुम अपनी उस फील्ड को तो ठीक करो। अगर तुम्हें फ़र्ज़ करें कॉमन एरर्स आते हैं तो अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो ग्रामर में तो नंबर अच्छे लो, इसमें इतनी मेहनत करो कि आपके 100 में से 75 नंबर आ जाए। तो आप इस तरह की अपनी अप्रोच ये रखें, वेरी पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस पेपर को हैंडल करें। ठीक, और उसके बाद आखिर में आ जाते हैं बच्चों एक्टिव और पैसिव, और जैसा मैंने पहले कहा यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी प्योरली प्रैक्टिस है। इसके लिए टेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव के लिए भी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए भी, टेंसेस की पहचान, बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता, स्ट्रक्चर का पता। अब देखो ना, ये सारा ग्रामर का पोर्शन है। कॉमन एरर्स के लिए ग्रामर आनी चाहिए, ट्रांसलेशन के लिए भी ग्रामर आनी चाहिए, इसके लिए क्या कहते हैं एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए भी ग्रामर आनी चाहिए, प्लस इनके रूल्स आने चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम थोड़ी सी तब आती है जब एक पैराग्राफ आपको दे देते हैं डायरेक्ट और इसको इनडायरेक्ट करना है, लेकिन रूल तो वही है ना, यू हैव टू अप्लाई द सेम रूल। सो इसके लिए इसके भी मेरे नोट्स हैं, मैं इनके नोट्स में लिंक में शेयर कर दूंगा, आप वो नोट्स से भी, क्योंकि उसमें भी मैंने कोशिश की हुई है कि चूँकि मैं खुद CSS को पढ़ाता रहा हूँ, इसलिए उसमें मैंने कोशिश की हुई है कि CSS लेवल के ही जुमले रखे जाएं ताकि बच्चों की प्रैक्टिस थोड़ा अपग्रेडेड हो। ठीक है, सो बच्चों ये चीज़ें थी सारी जो एक कंप्रीहेंशन के इस कंपलसरी पेपर जिसको हम कंपोजिशन और प्रेसी का पेपर कहते हैं, इसमें आप देख लें, मैं फिर रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेसी, नंबर 2 पे कंप्रीहेंशन, नंबर 3 पे इन 2 पे आपने 90 मिनट्स लगाने, 20 मिनट्स आपने देने हैं किसको, ट्रांसलेशन को। तो 90 और 20 110, देन यू आर लेफ्ट विथ 70 मिनट्स, और वो जो 70 मिनट्स हैं दे आर मोर देन इनफ फॉर दीज अदर क्वेश्चंस। इन अदर क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर्स के पीछे मत भागें। हाँ, अगर आपने ज़रूर लेनी है तो रन एंड मार्टन के बाद अगर आप थोड़ा आगे जाना चाहते हैं तो आप रेमंड मर्फी या माइकल स्वान की जो इंग्लिश यूजेज की बुक है वो ले लें, वो उनसे भी आप तैयारी कर सकते हो। मैंने कहा मैं नोट्स भी अपने लिंक में सेंड कर दूंगा, वो करें। लेकिन इसमें प्रैक्टिस, ये जो नंबर देखो, ये 50 नंबर जो है ना, पहले 50 वो भी प्रैक्टिस पे हैं, लेकिन वो 3 चीज़ों की प्रैक्टिस है, कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी, रिप्रोडक्शन। इसमें ये प्रेसी हो जाए, कंप्रीहेंशन हो जाए, ट्रांसलेशन। अगले जो 50 नंबर हैं ये रट्टे वाली चीज़ों पे हैं, इसमें हमने याद रखने हैं, रूल्स याद रखने हैं, रूल्स प्लस प्रैक्टिस। रूल्स को याद करो, प्रैक्टिस करो, याद करो, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के रूल्स को याद करो, प्रैक्टिस करो, याद करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस
मेक्स अ मैन परफेक्ट, इफ नॉट परफेक्ट एटलीस्ट बेटर। मैंने कहा था ना परफेक्ट कोई नहीं होता, बेटर होता है, एटलीस्ट मेक्स यू बेटर। जितनी इसका ये, इसलिए हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे स्टूडेंट्स ऐसे के पेपर पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं और इस पेपर को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं करना, इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करो कि इसमें, ये तो वो पेपर है जिसमें हम नंबर ले सकते हैं, तो जिसमें ले सकते हैं हम उसकी फिक्र ज़्यादा करें कि यार इसमें तो मेरे नंबर ज़बरदस्त आए। अगर ऐसे में फ़र्ज़ करो मुझे पूरे पूरे नंबर भी दे दे, इसमें अगर मेरे अच्छे नंबर आए, जो स्किल आपको थोड़ी बहुत आती है, अगर आपने एमए इंग्लिश किया हुआ है फिर तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने अगर साइंस भी पढ़ी हुई है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपको पता होना, आपके लिए ग्रामर को पढ़ना कोई मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि साइंटिफिक चीज़ें हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रट्टा है, याद रखने हैं रूल्स, उनको अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करें, कॉमन एरर्स की प्रैक्टिस करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करें, पंक्चुएशन की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस से खुद बहुत ठीक हो जाती। सो ये सारी चीज़ें सिर्फ डिमांड करती हैं प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो तो मैंने पहले कहा, उसमें तो आपने चूज़ करना है, उसमें आपकी उन्होंने सिर्फ जनरल कंप्रीहेंशन और जनरल एबिलिटी चेक करनी होती, ठीक है। मेरा ख्याल है मैंने इस पेपर के बारे में काफ़ी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको तवज्जो से देखें। वो बच्चे जो एस्पायरेंट्स हैं, अब ये मेरी 3 वीडियोस मुकम्मल हो गई हैं, मैंने 3 ही इसके ऊपर वीडियोस करनी थी। अगर बाद में कभी मौका मिला तो मैं इसकी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के टेक्निक के ऊपर, जिसे मैंने पीपीएससी की थी कि हाउ टू अटैम्प्ट ए क्वेश्चन, इसके ऊपर भी मैं शायद कोई वीडियो करूँ। लेकिन फ़िलहाल मैंने ये 3 वीडियोस ही इस पे बनानी थी। पहली वीडियो बनाई थी कि सीएसएस क्या है, कैसे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सिलेबस क्या होता है, पेपर्स कितने होते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, जर्नल तैयारी कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए। दूसरा मेरा वीडियो थी एस्से के बारे में, और तीसरी वीडियो बच्चों वो थी आज कंपल्सरी पेपर के बारे में। सो इससे हमारा ये जो कम से कम जो इंग्लिश का मेरा पार्ट है, मैं इंग्लिश का चूँकि टीचर हूँ, मेरा ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको एंड तक देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो लोग नए देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियोस जो हैं वो आपके पास पहुंचती रहें। मैंने एक लैंग्वेज सीरीज़ शुरू की हुई है, वो लैंग्वेज सीरीज़ को भी देखा करें, ठीक है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।